Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. सो गाइस, रीट की तैयारी आपकी चल रही है बढ़िया वाली. कुछ प्रीवियस पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपकी एक समझ विकसित होगी कि क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो ये रीट का ओरिजिनल पेपर है, 2017 का ये पेपर है और ये है लेवल 2 का, मतलब 6 to 8 का. ऑलरेडी हम 1 to 5 वाला पेपर डिस्कस कर चुके हैं. साइकोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करते हैं, आफ्टर डेट हम हिंदी और इंग्लिश भी करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लेते हैं. ये सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा, हर स्टेट एग्जाम के लिए. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रीट के लिए, क्योंकि आपको पता है सभी स्टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन इधर उधर घूम के आते हैं और रीट के मोस्टली क्वेश्चन एस्टेट से आते हैं और एस्टेट के क्वेश्चन रीट से आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती. ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना. क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस एक समझ बनाना है. मीन्स ये कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप रेस्पेक्ट मतलब करते हो, तो एक चीज़ है कि आपसे हम एक्सपेक्टेशंस नहीं करते कि आप ये भी करोगे, तो वो क्या है. योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना बिल्कुल होना चाहिए. पाठ्यचर्या को समायोजित करना बिल्कुल होना चाहिए. बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, खुद के लिए छोड़ देना. शिक्षण विधियों को समायोजित करना. अब ये कहता है क्या आशा नहीं की जा सकती, तो ये तो एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं. अब कई बच्चों को लगेगा यार स्व अध्याय करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन ध्यान से देखो, ये कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्लास है, तो स्व अध्याय का मतलब क्या, आप अपनी अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्लास में अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है नीड्स के अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्लास में पढ़ाई होती है. तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन हम टीचर से नहीं करेंगे कि बच्चों को आप खुद के पढ़ने के लिए छोड़ दें, तो सी रहेगा इसका आंसर. नेक्स्ट है, यदि पूनम की जो क्रोनिकल एज है वो मानसिक उम्र 9 साल की है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी. तो पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र दोनों ही 9 है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी. तो आपको पता है एवरेज, सीधी सीधी बात है, 9/9 गुना में क्या है 100. ठीक है, तो 900 बटे, सबको पता होगा ना भाई, ये तो स्टर्न का फार्मूला, मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज गुना में 100. तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, गुना में 100, मतलब 900 बटे 100, सॉरी, तो 900 बटे क्या हो गया भाई 9, काट दो सीधा 100. तो 100 एक एवरेज स्टूडेंट की होगी. 100 किसकी होगी भाई, एक एवरेज. आपको पता है ना 90 से 110 जो आईक्यू होता है वो एवरेज का होता है. 140 से ऊपर जो आईक्यू होता है वो जीनियस का होता है. 120 से 140 के बीच का आईक्यू जो होता है वो श्रेष्ठ बुद्धि का होता है. और 110 से 120 जो अति श्रेष्ठ होते हैं, सुपीरियर होता है, उनका होता है. 90 से 110 सामान्य होता है. 80 से 90 के बीच जो स्लो लर्नर्स होते हैं, आपको पता है. 70 से 80 के बीच जो आपका मतलब मूड क्षीण बुद्धि वाले हो जाते हैं ना, फिर वो मूड बुद्धि वाले हो जाते हैं. और फिर आफ्टर डैट आपके जो पीछे बैकवर्ड चाइल्ड हैं, और फिर उसके बाद जो आपका बिल्कुल ही जड़ काइंड का बच्चा है वो आ जाता है. ठीक है, तो इसकी 100 है, तो इसकी जो आईक्यू है वो बिल्कुल एवरेज है. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता का लक्षण है. स्वलीनता इज अ काइंड ऑफ ऑटिज्म. ठीक है, ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है वो स्वलीन बच्चा होता है. एक स्वलीन एक ऐसी विकृति होता है जिसमें दूसरों से हम इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं, अपने किसी बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं. जैसे आप सिर पटकने लग जाओ, मतलब ये ऑटिज्म होती है. जैसे GT पर बहुत पहले टाइम में एक सीरियल होता था आपकी अंतरा, उसमें जो लड़की थी सुंदर सी हेयर कट वाली, वो ऑटिस्टिक चाइल्ड थी. ऑटिस्टिक चाइल्ड कैसे होते हैं, खुद में ही रहते हैं, मतलब दूसरों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, और एक किसी भी व्यवहार को रिपीटेड करते हैं. यदि दीवार पे सिर पटकने लगेंगे तो पटकते ही रहेंगे. तो इस टाइप के मीन्स ये सामाजिक बिहेवियर में कमज़ोर होते हैं, एक ट्रेडिशनल वे में ही ज़िंदगी जीते हैं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता. तो डी मतलब ऑल ऑफ दीज सारे के सारे आंसर ही इसको लेके बिल्कुल सूटेबल जो है आंसर है. नेक्स्ट है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है. मात्रा मीन्स क्वांटिटिव. ठीक है, क्वांटिटी जो होती है मात्रा होती है. तो जब मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी वृद्धि को कहा जाता है, तो आपको पता है जो ग्रोथ होती है वो मात्रात्मक होती है और जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है. तो मात्रात्मक वृद्धि होती है. नेक्स्ट है, और हर्बर्ट ने बोली थी ये बात, हर्बर्ट सोरेनसन ने, जो कि इन बुद्धियों को वो किया था ना, डिफरेंस किया था कि ये क्वांटिटी होती है, ये क्वालिटी होती है. तो ये बात किसने कही थी, सोरेनसन. ठीक है, हर्बर्ट सोरेनसन ने कही थी, ध्यान रखना इस चीज़ को भी. नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में
अब बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। किशोर अवस्था में क्या कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान, बिल्कुल। उचित वातावरण, बिल्कुल। परामर्श और निर्देशन, बिल्कुल। ऑल ऑफ दीज सभी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध, जो आपका क्रिएटिव जो शोध होता है, साइकोमोटर टाइप का क्रियात्मक शोध होता है, ओके, ये एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्शन रिसर्च, से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो एक्शन रिसर्च इज़ द काइंड ऑफ, जब इंसान जो है व्यवहारिक रूप से किसी भी समस्या को समाधान करते हैं, तो एक्शन रिसर्च में निर्माण सिद्धांतों का निर्माण होता है, व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक होती है, बिल्कुल। चिंताजनक समस्या से ऊपर होता है, बिल्कुल। रचनात्मक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल। एक्शन जो रिसर्च होती है ना, वो किस टाइप की होती है? जैसे एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, आप क्लास में ही अपनी किसी भी चीज़ को क्लास में ही आपस में कर रहे हो, मतलब बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती, इसके अंदर कोई बहुत बड़े बड़े शोध नहीं किए जाते। एक्शन रिसर्च किस टाइप से होती है? जब टीचर के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्टूडेंट टीचर की प्रॉब्लम है, आपस में जब हम उसको वो करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक शोध नहीं किया जाता। तो फिर इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो क्या लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य के सीखने के लिए सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। थॉर्नडाइक तो कहता ही है बच्चे को पहले तैयार करो फिर उनको सिखाओ, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक कहता है बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुक्त करना चाहिए। थॉर्नडाइक ने तो मुझे नहीं लगता कहीं भी खोज विधि की बात की है, आगे देख लेते हैं। उचित अभ्यास थॉर्नडाइक ने कहा है। जहाँ तक शिक्षक को पुरस्कार का सही उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। सारी बातें थॉर्नडाइक ने कही है, लेकिन खोज विधि की बात कहीं भी थॉर्नडाइक ने नहीं कही है, तो आंसर रहेगा भाई इसका बी। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रियों में फ़र्क करने की अयोग्यता दर्शाती है। मतलब आप चाइल्डहुड में हैं तो आप अपने और दूसरों में फ़र्क नहीं कर पाते, तो ये क्यों? ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि आपको पता है ना ईगोसेंट्रिज्म, हम अपने आप को विशेष मानते हैं, भाई जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, अपने और दूसरों में फ़र्क नहीं कर पाते, तो डेट इज़ कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है ना। ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिज्म होता है जब हम किसी नॉन लिविंग को लिविंग थिंग के रूप में देखते हैं। जब कोई बार बार अपनी कमज़ोरियों को निकालने में असफल हो जाता है, कुछ मैं थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पेपर करना कैसे है। मैं चाहूँ तो फटाफट पढ़ के आंसर दे दूँ, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हम इसको ऐसे सीखेंगे कि हम पेपर को कैसे सोल्व करें, ठीक है ना। तो पेपर को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। जब कोई बार बार अपनी कमज़ोरियों से निकलने में असफल है, ठीक है, बंदा है बार बार अपनी कमज़ोरियों से निकलने में असफल है, कुछ प्रवीणता हासिल करता है तथा साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देता है, तो ऊपरी लिखित और किसमें हीन भावना कही जा सकती है? मतलब एक बंदा है, सीधी सी बात है, बार बार, ये तो है ना एक स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एल्फर्ड एडलर ने कही थी। स्टेटमेंट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो भी शॉर्टकट स्टेटमेंट आई बस उसको ध्यान से देख लिया करो, मे बी उनमें से रिपीट हो जाए, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति किस प्रकार वंडूरा और वोल्टर ने बल दिया है? मतलब वंडूरा और वोल्टर क्या कहते हैं? अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर वंडूरा और वोल्टर ने बल दिया है, तो वो क्या है? वो क्या है? तो वो क्या है भाई? तो सीधी सी बात है, वो एक अनुकरण है। वंडूरा क्या कहता है? अल्बर्ट वंडूरा एक अनुकरण की बात करता है, एक ऑब्जर्वेशंस की बात करता है। तो ये जो वंडूरा और वोल्टर हैं, ये ऑब्जर्वेशन के साथ अनुकरण के फॉर्म में जो है बात करते हैं, तो आंसर रहेगा बी। आपको पता भाई, ना तो पुरस्कार की बात करी गई, ना सब, ये बात तो की ही नहीं कभी वंडूरा ने। तो वैसे भी अल्बर्ट वंडूरा का सोशल लर्निंग का ही तो सिद्धांत है। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, उसमें भाई शिक्षक का कौन सा कार्य नहीं माना है? तो सीधी सी बात है, सारे कार्य शिक्षक के, एक नहीं है शिक्षक का। तो क्या नहीं है? सबको पता है भाई, शिक्षक जो पर्सनल ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। आरटी में स्पष्ट लिखता है कि एक टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, वो पाठ्यक्रम भी करेगा, नियमित प्रणाली बनाएगा, अधिगम को भी समझाएगा, बट ट्यूशन्स नहीं पढ़ाएगा प्राइवेट, तो ये लिखा हुआ है बी। नेक्स्ट है, फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत अनैच्छिक रूप से सभी नियम, जीवन और सत्यता और निकटता की अवहेलना करने में संतुष्ट हो जाता है। तो ये फ्राइड के अकॉर्डिंग इसने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द फ्राइड विच वन इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है, फ्राइड के हिसाब से। फ्राइड के अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही
अनैच्छिक रूप से सभी नियम और जीवन की सत्यता नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो सुपर ईगो, क्योंकि सुपर ईगो ही तो है जो हमें त्याग, बलिदान, ये सब भावना सिखाता है, तो वो क्या है, सुपर ईगो वाला फॉर्म है, ठीक है ना, सिगमंड फ्राइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में इच्छुक चीज़ें कार्य लाभ में बदल सकता है। मतलब एक टेक्निक है, ठीक है, ये कह रहा है कि कोई टेक्निक है, एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल कर लेता है और बाद में अपने इच्छुक कार्य या लाभ में बदल लेता है। मतलब आप किसी चीज़ को हासिल कर लेते हो, फिर बाद में अपने प्रॉफिट में उसको बदल लेते हो, तो ये क्या होता है, गठन होता है, टोकन इकोनॉमिक होते हैं, विलोपन होता है, संवेदीकरण। देखो ना तो ये कोई संवेदीकरण है, ना ही ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ये कुछ डिसअपियर्ड है, तो ये टोकन इकोनॉमिक ही है। क्योंकि देखो आप एक चीज़ को अपने लिए अचीव कर रहे हो, फिर आप उसको अपने अलग अलग कार्यों के हिसाब से मैनेज कर रहे हो, तो ये टोकन इकोनॉमिक ही है। नेक्स्ट है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधीभाषी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, उसके साथ ही शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया जाएगा, मतलब किसके सापेक्ष में, मतलब क्या चीज़ है कि अच्छी तरह से आप इसको स्टेटमेंट को समझाओगे। ध्यान से देखो, समायोजन की एक प्रोसेस है, ठीक है, विद्यार्थीगण बहुत विरोधीभाषी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। विरोधीभाषी मतलब अपोजिट, आप कुछ सोच रहे हो, दूसरा कुछ सोच रहा है, तो जो आपकी पद्धति है वो एकदम अपोजिट फॉर्म में जा रही है। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर उसे शिक्षक द्वारा दंडित होने का डर है। भाई मैं स्वीकार कर लूँगा तो मुझे दंड मिल जाएगा, तो ये किस प्रकार की है, पद्धति विरोधीभाषी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ही सेम टाइप की स्टेटमेंट होती हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव सी टाइप की स्टेटमेंट होती हैं। भाई एक दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। वर्जन में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होती हैं, बट इसमें एक पॉजिटिव है, मतलब वो स्वीकार करना भी चाहता है, उसको दंड का भी डर है, तो पद्धति वर्जन विरोधीभाषी परिस्थिति, सी रहेगा इसका आंसर। मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव का मिक्सचर है तो पॉजिटिव का मिक्सचर है तो पत्ती, नेगेटिव का मिक्सचर है तो वर्जन, और जहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मतलब स्वीकारना भी चाहता है और डर भी रहा है कि बाद में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार करता है बार बार, तो किस प्रकार के लक्षण से प्रेरित है। अब ध्यान से देखो, एक 5 वर्ष का बच्चा है, प्रतिक्रिया में संप्रेषण की कमी है, दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया, दूसरों से असामान्य व्यवहार कर रहा था। अभी मैंने बताया था आपको, रीड लेवल 1 करवाया था जब, तो ये सवलीन होता है, ये ऑटिज्म होता है, जब आप दूसरों से असामान्य व्यवहार बारंबार, मतलब रिपीटेड बिहेवियर, मैंने बताया था ना आपको, क्वालिटी रिपीटेड बिहेवियर करता है, तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑटिज्म है ये। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में ऐसी आदत जिसमें ऑटिज्म, मतलब बच्चा खुद बार बार किसी भी रिपीटेड बिहेवियर को करता है, मेंटली मतलब सोसाइटी में अनएडजस्ट होता है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, तो ये चीज़ क्या रहती है, ये चीज़ एस्टेट में भी आता, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की गर्ल सोचती हैं भाई मैं ज़्यादा खाऊंगी तो लाइक मोटी हो जाऊंगी, तो डाइटिंग टाइप में करती हैं, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगेन आई सेड, रीड के पेपर्स एस्टेट से कॉपी होते हैं, तो एस्टेट की प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए कहा जाता है, मतलब दूरदर्शिता के लिए, दूर के लिए कौन सा होता है, हाइपरोपिया, ये दूरदर्शिता के लिए होता है, ठीक है, दूर के लिए हाइपरोपिया भी बोल देते हैं इसको। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा गिवन है भाई, तो व्यवहारवादियों की देन है। सीखने का व्यवहारवादी इसमें कौन दे रखा है, थॉर्नडाइक दे रखा, गार्डनर, कोहलर, टोलमैन व्यवहारवादी नहीं है, तो थॉर्नडाइक रहेगा आंसर। वैसे तो स्किनर, वॉटसन सब व्यवहारवादी हैं, बट इस ऑप्शन में स्किनर जाएगा, थॉर्नडाइक जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली के कार्यक्रम के विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में क्रियान्वयन है, मीन्स भारत में कौन सी संस्था है जो कि विकलांगता पर भारतीय पुनर्वास, ठीक है, यही है भारतीय पुनर्वास परिषद है, जो 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था। भाई ध्यान रखना, 1986 में जो है सितंबर में जो है ये हुआ था, ठीक है ना, विकलांगता के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 के अंदर, और इसको मतलब एस्टैब्लिश किया गया था, फिर इसके ऊपर कुछ विचार करके, और 1992 में 1992 में ये लागू हो गया था, मतलब इस टाइप से गठन में आ गया था। नेक्स्ट, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं। प्याजे के इसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण का अर्थ होता है, एक विशेष स्तर के बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो सीधा है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे ये क्या होता है, मतलब एक बच्चे हैं तो
मौलिक तर्क का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, अंतर्ज्ञान होता है। तो ये प्री जो कॉन्सेप्चुअल स्टेज है, इसने अजीब अजीब से ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब हिंदी में अजीब देते हैं, इंग्लिश में वही होएगा प्री कॉन्सेप्चुअल। तो क्योंकि प्री कॉन्सेप्चुअल में ही तो होता है क्वेश्चनिंग पूछने की, अंदर से खुद को जानने, तो ये प्री कॉन्सेप्चुअल जो स्टेज है, जिन पे आ जाएगी सेकंड स्टेज, उसकी निशानी है। लेकिन देखो कितने अजीब अजीब शब्द दे देता है रीड में। इंग्लिश मीडियम फाइनल पेपर में तो आएगा ही, हमें वैसे नहीं मिल रहे प्रीवियस पेपर इंग्लिश में, बट फाइनल पेपर में तो बाइलिंगुअल होगा, तो ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नेक्स्ट है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द उस उम्र में बोलते हैं, मतलब सार्थक मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड आपको पता बच्चे लगभग जब 1 ईयर के होने को हो जाते हैं, 9-10 महीने के, तो पापा मम्मा ऑल आर द मीनिंगफुल वर्ड। तो पहली बार मीनिंगफुल वर्ड बच्चे 10-12 महीने में बोल लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर की देन है, एवरीबडी नोस। 9 इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, तो काफ़ी बार हार्वर्ड गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषाई बुद्धि है, आंकिक तार्किक बुद्धि है, स्थानिक जो काइनेस्टिक थी, शारीरिक गतिक बुद्धि है, संगीतक है, इंटर और इंट्रा पर्सनल है, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी। तो ये 9 टाइप की जो इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में 8 टाइप हैं, बट एडिटिंग कर दी गई थी, 9 है। ऑप्शन में 8-9 आए तो आप 8 लगाओगे तो भी आपको गलती मानेंगे, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का क्लेम कर सकते हैं, बट दोनों में से एक आए तो कर ही दोगे, बट दोनों आए तो आप 8 कर सकते हो, देयर इज नो बिग ऑप्शन। वाइगोस्की के सामाजिक, अगला है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक रचनावाद शब्द दिया था? सामाजिक कंस्ट्रक्शन, सामाजिक जो वर्ड आ जाता है तो डेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू वाइगोस्की। नेक्स्ट है, आपको पता है ना, वाइगोस्की से प्याजे से संगठनात्मक है, कोहलबर्ग से मोरल डेवलपमेंट है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, मोरल डेवलपमेंट दोनों ने दिया था भाई, प्याजे ने भी और कोहलबर्ग ने। पहले प्याजे ने दिया था, बाद में कोहलबर्ग ने दिया था, बट कोहलबर्ग का फेमस हुआ था, डेट्स वाई कोहलबर्ग है। बट वैसे पूछे मोरल डेवलपमेंट किसने दिया, तो एक बार ऑप्शन में दोनों थे और ऑल ऑफ मतलब बोथ ऑप्शन भी था, तो बोथ के साथ जाएंगे, ठीक है ना। पहले किसने दिया? प्याजे ने, बाद फेमस हुआ कोहलबर्ग का। और जॉन डीवी तो सबको पता ही है, चाइल्ड को सेंटर मान के एजुकेशन देने वाले जॉन डीवी हैं। 24 है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते, विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। बड़े प्रिंट की किताबें, तो बड़े प्रिंट की किताबें हैं तो डेफिनेटली बड़े बड़े प्रिंट है, टच करके बच्चा देख लेगा। और विशाल कंप्यूटर की किताबें, ये भी ठीक है। वाणी आवाज़ से पहचानने वाला, बिल्कुल ठीक है। पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब बुक का सब्स्टिट्यूट। यार बुक का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, मतलब पार्ट, बुक का ही एक पार्ट, नहीं बुक का पार्ट दृष्टिबाधित के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं होती है। श्रवण में विकृति की माप हर्ट्ज कहलाती है, आपको पता है, जब सुनते हैं तो सुनने वाली जो यूनिट होती है, एक मिनट, श्रवण में विकृति, ओके, जो आपके सुनने की इकाई है उसके अंदर जो आपको डिसेबिलिटीज़ है, तो डिसेबिलिटी की जो माप की जाती है तो वो डिसिबल में की जाती है, ठीक है ना। ध्वनि की डिसिबल में की जाती है भाई, ध्वनि की माप डिसिबल में। वॉट में जैसे हम यूनिट्स को मापते हैं, डिसिबल में मानते हैं। जो आपकी सुनने की इम्पेयरमेंट की जो डिसेबिलिटी है उसको डिसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ठीक है, सूक्ष्म चलन, आपको पता है एक साइकोमोटर स्किल होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ठीक है। एक मतलब फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं? सूक्ष्म, जिसमें थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, जैसे लिखना, लिखना सूक्ष्म कौशल है, ठीक है ना। एक गतिक कौशल होते हैं, जिसमें जैसे चलना, दौड़ना, जिसमें ज़्यादा बॉडी एक्टिव होती है, वो गतिक होते हैं। जिसमें कम है, जैसे आप लाइनर लगा रहे हो, तो डेट इज सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमास होते हैं आपके, जो आपकी यादों में चीज़ें रहती है लंबे समय तक, जो आप सूचना एकत्रित करते रहते हैं, मतलब जो आपका एक कहते हैं ना, स्कीमा का क्या मतलब, किस चीज़ के लिए मेरी ये थिंकिंग है, किसी के लिए थिंकिंग है, किसी के लिए, मतलब जो हम लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ अपनी यादें एकत्रित करते रहते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड स्कीमा। मतलब यादें नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, स्कीमा क्या होता है, आपका हर एक चीज़ के लिए कुछ सोच होती है, कुछ समझ होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, वही हमारा उस चीज़ को लेकर स्कीमा होती है। नेक्स्ट है सूचना प्रकरण, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है में सिद्धांत बुद्धि को निम्नलिखित आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने, समस्या समाधान में उपयोग करने, ये सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जो बात है ये किसने बोली थी भाई? तो ये जो स्टेटमेंट है सूचना से रिलेटेड कि कम्युनिकेशन ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये स्टर्नबर्ग की स्टेटमेंट है यहाँ पर जो गिवन है। नेक्स्ट है IQ के शिक्षणीय वर्ग को चुने। शिक्षणीय, शिक्षणीय मतलब का मतलब क्या हुआ? शिक्षणीय वर्ग को चुना, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। ये भाई इंग्लिश में होता। अब ये शिक्षणीय वर्ग यहाँ पर क्या है? जनरल है या मंदबुद्धि है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि शिक्षणीय मतलब जो सीखने योग्य हैं, सीखने योग्य तो सारे होते हैं, बट ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं।
और ये भी बैकवर्ड है, तो आई थिंक यहाँ पर 70 से 90 वाला ही ऑप्शन जाएगा। देखो मैं बताती हूँ क्या, शिक्षणीय वर्ग का मतलब जिनको हम कुछ एफर्ट से कुछ कुछ सिखा पाते हैं। तो ये जो मूढ़ मूर्ख होते हैं ये नहीं सीखते कुछ भी, ये जो मंदबुद्धि टाइप के बच्चे होते हैं यही सीखते हैं। तो हाँ, ये शिक्षणीय जो वर्ग है ये मंदबुद्धि के लिए यूज़ किया गया है, तो इनका जो IQ है 70 से 90 वाला आएगा, ठीक है ना। हाँ यही होगा। अनुअशोर, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो आपकी जो हेरिडिटी है उसकी जो यूनिट होती है तो वो जीन्स होती है। एवरीबडी नोज हेरिडिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे? जीन्स। तो ये थे 30 क्वेश्चंस, 30 MCQs ऑफ रीट 2017 जो सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम को। स्पेशल रीट का बैच मेरे अचीवर एकेडमी ऐप पर है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल टीचिंग एग्जाम इज़ माई स्पेशलाइजेशन। सो एग्ज़ाम, और ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगी और साथ में आपको ऐप का लिंक भी दे दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।